कल भी मैंने आपको कल भी मैंने आपको काफी डिटेल के अंदर मैंने समझाया था रिडक्स के वर्कफ्लो के बारे में, कि रिडक्स का वर्कफ्लो किस तरीके से काम करता है और आप कैसे उसको आप यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर उसमें से आप में से किसी का कोई क्वेश्चन स्टिल है तो फिर मुझसे पूछ लें प्लीज, तो फिर मैं आपको उसका आंसर कर देता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। ओके, अच्छा तो आज के सेशन के अंदर मैं आपको कुछ दो तीन चीज़ों के बारे में और मजीद बताता हूँ कि रिएक्ट जेएस के अंदर हम सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि रिएक्ट जेएस के अंदर हमें अगर कोई हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स का एक कॉन्सेप्ट होता है रिएक्ट जेएस के अंदर। अच्छा, हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स आपके क्या होते हैं, मैं आपको इसका थोड़ा सा इसका यूज केस में आपको बता देता हूँ, और इसके बारे में आपको बताता हूँ कि हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स आपके होते क्या हैं। अच्छा, आपने अभी जो तक जो कंपोनेंट्स के बारे में आपने पढ़ा है उसके अंदर आपने एक फंक्शनल कंपोनेंट के बारे में मैंने आपको जो हम नॉर्मली जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हम यूजुअली फंक्शनल कंपोनेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि जो भी हम कंपोनेंट्स वगैरह यहाँ पर बना रहे होते हैं तो वो सारे कंपोनेंट्स हमारे फंक्शनल कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको क्या करना होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई कंपोनेंट्स, आपके दो तीन किस्म के कंपोनेंट्स होते हैं, एक आपका फंक्शनल कंपोनेंट होता है, एक आपका कंपोनेंट होता है क्लास बेस्ड कंपोनेंट। ठीक है, और एक आपका कंपोनेंट होता है हायर ऑर्डर कंपोनेंट। फंक्शनल कंपोनेंट और क्लास बेस्ड कंपोनेंट में बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है, सिवाय इसके कि थोड़ा सा आपका सिंटैक्सेस में डिफरेंस होता है, और उसके अलावा कुछ आपको हुक्स वगैरह मिल जाते हैं आपको फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर। लेकिन यूजुअली अभी अभी अगर आप बेस्ट प्रैक्टिस अगर आप देखें तो ज़्यादातर लोग आपके फंक्शनल कंपोनेंट आपके यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो फंक्शनल कंपोनेंट और क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर जो सिंटैक्सेस के अंदर जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जब आप क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाते हैं तो उसके अंदर आप प्रॉप्स को आप यहाँ पर दिस डॉट प्रॉप्स करके आप यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, मैं आपको इसका थोड़ा सा आपको मैं कोड इसका लिख के दिखा देता हूँ कि इसका कोड के अंदर क्या डिफरेंस होता है। अच्छा, क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर सबसे पहले आपके पास यहाँ पर फंक्शन नहीं होता, आपके पास यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट रिएक्ट की क्लास होती है। अगर आप यहाँ पर रिएक्ट जेएस के अगर आप क्लास कंपोनेंट को आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर भी वो नजर आ जाएगा। ठीक है, ये जैसे आपको यहाँ पर नजर आ रहा है क्लास वेलकम एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। ठीक है, तो ये आपका क्लास बेस्ड कंपोनेंट आपका इस तरीके से कॉल होता है। जैसे आपने यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन आपने लिखा है, तो ये फंक्शन हटा के आप यहाँ पर सिंपल क्या कर देते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट आप यहाँ पर इसको क्लास करके, और क्लास करने के बाद आप यहाँ पर एक्सटेंड करके रिएक्ट डॉट कंपोनेंट आप इसको कर देते हैं। ठीक है, एक्सटेंड रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। ठीक है, ये करने के बाद आपको आपको यहाँ पर क्या करना होता है, आपको यहाँ पर एक रेंडर मेथड आपको यहाँ पर ऑन करना होता है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर रिटर्न करना होता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर काम करते हैं, एक आप रेंडर करते हैं फिर आप इसको रिटर्न करते हैं। अच्छा, ये मैं आपको बता रहा हूँ क्लास बेस्ड कंपोनेंट का। लेकिन अच्छा, क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर एक डिफरेंस आपका और होता है, वो ये होता है कि फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर आप क्या करते हैं, प्रॉप्स को आप ऐसे ही आप गेट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर आप क्या करते हैं, क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर आप प्रॉप्स का जो डेटा होता है वो आप दिस डॉट प्रॉप्स करके आप गेट करते हैं, दिस डॉट प्रॉप्स। ठीक है, फिर आगे जो भी आपका प्रॉप का नाम है वो आप यहाँ पर लिखते हैं। अच्छा, और इसी तरीके से जब आप यहाँ पर कोई फंक्शन आप यहाँ पर बनाते हैं तो आप यहाँ पर फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर आप फंक्शन आप कैसे बनाते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर आप फंक्शन बनाते हैं कॉन्स्ट के साथ। ठीक है, जो आपके एरो फंक्शन होते हैं वो आप कॉन्स्ट के साथ आप बना रहे होते हैं, लेकिन क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर आप फंक्शन आप विदाउट कॉन्स्ट के आप बनाते हैं। ठीक है, विदाउट कॉन्स्ट का मतलब ये है कि आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप एक फंक्शन बनाए क्लिक हैंडलर। ठीक है, तो आप यहाँ पर विदाउट कॉन्स के आप यहाँ पर फंक्शन बना रहे होते हैं। ये आपका सिंटैक्सेस के अंदर मैं आपको थोड़ा सा इसके डिफरेंसेस बता रहा हूँ, और इसके अंदर हुक्स का जो डिफरेंस होता है, हुक्स के अंदर क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर, फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर आपके पास होता है यूज इफेक्ट।
ठीक है, राइट। फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर आपके पास होता है यूज इफेक्ट, लेकिन क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर आपके पास यूज इफेक्ट नहीं होता। क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर आपके पास होता है कंपोनेंट डिड माउंट। यूज इफेक्ट के बजाय आपके पास यहाँ पर होता है कंपोनेंट डिड माउंट। अच्छा, यूज इफेक्ट के अंदर आपके पास जो डिपेंडेंसी अरे आपके पास होता है यूज इफेक्ट के अंदर, वो मैंने आपको पिछले सेशंस के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो यूज इफेक्ट के अंदर जो आपके पास डिपेंडेंसी अरे होता है, डिपेंडेंसी अरे का मतलब ये है कि जो आप यूज इफेक्ट जब आप यहाँ पर क्रिएट करते हैं, तो आप यहाँ पर एक डिपेंडेंसी अरे आप यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। ये आप अरे आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं। ये डिपेंडेंसी अरे आपका क्या होता है, ये मैंने आपको पुराने सेशन के अंदर भी बताया था कि जब भी आप इस अरे के अंदर कोई आप स्टेट या कोई वैल्यू आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं, तो जब भी आपकी वो स्टेट चेंज होती है तो आपका ये यूज इफेक्ट यहाँ पर कॉल होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर अगर आपको ये कोई भी वैल्यू चेंज करने के ऊपर अगर आपको क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर अगर आपको ये चीज करनी होगी, तो इसके अंदर आपके पास यहाँ पर अलग अलग फंक्शन होते हैं। एक आपके पास यहाँ पर कंपोनेंट डिड माउंट होता है, और एक आपके पास फंक्शन यहाँ पर होता है कंपोनेंट डिड अपडेट, ठीक है। दिस नहीं होता है इसके अंदर कंपोनेंट डिड अपडेट। तो ये आपके पास यहाँ पर दो आपके पास यहाँ पर होते हैं, एक कंपोनेंट डिड अपडेट होता है और एक कंपोनेंट डिड माउंट होता है। इसके अंदर इसके कुछ अलग अलग पैरामीटर्स भी होते हैं जो कि आपको यहाँ पर रिसीव करने होते हैं, ठीक है। अच्छा, कंपोनेंट डिड अपडेट आपका कॉल होता है जब भी आपकी प्रॉप या स्टेट आपकी चेंज होती है, ठीक है। कंपोनेंट डिड माउंट आपका कॉल होता है जब भी आपका कंपोनेंट जो है वो जब भी आपके कंपोनेंट की माउंट कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। जब भी आपका कंपोनेंट माउंट हो जाता है तो आपका कंपोनेंट डिड माउंट आपका कॉल होता है। लेकिन कंपोनेंट डिड अपडेट आपका जब तब कॉल होता है जब भी आपका कंपोनेंट अपडेट होगा। अपडेट होने का मकसद ये है कि जब भी आप किसी भी स्टेट की वैल्यू को आप अपडेट करेंगे या फिर आप किसी प्रॉप की वैल्यू को अपडेट करेंगे, तो आपका ये कंपोनेंट डिड अपडेट ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर आप जो भी काम करेंगे वो आपका जब भी आपका कंपोनेंट डिड अपडेट ट्रिगर होगा तब आपका वो काम आपका यहाँ पर इनिशियलाइज आपका हो जाता है। तो ये आपका मैंने थोड़ा सा क्लास बेस्ड कंपोनेंट के बारे में मैंने आपको बताया। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज और डिफरेंस होती है कि जब आपको यहाँ पर स्टेट्स आपको बनानी होती हैं, तो स्टेट्स मैनेज करने के लिए आपके पास यहाँ पर यूज इफेक्ट या आपके पास यहाँ पर यूज स्टेट के हुक्स आपके पास यहाँ पर नहीं होते, ठीक है। जैसे हम यूज स्टेट के हुक हम यहाँ पर यूज करते हैं, तो ये तो ये जो आपके यूज इफेक्ट के हुक्स यहाँ पर होते हैं, ये यूज इफेक्ट के हुक्स आपके पास क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर आपके पास नहीं होते। क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर आपको क्या करना होता है, क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्टर आपके पास यहाँ पर एक होता है जिसको आपको यूज करके आपको अपनी स्टेट की वैल्यू आपको अपडेट करनी होती है। अगर मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दूं, तो एग्जांपल के तौर के ऊपर मैं आपको इसका एक रियल एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। जैसे आपको यहाँ पर ये एक कंपोनेंट आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ये आपका एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट है, ठीक है। अब ये जो क्लास बेस्ड कंपोनेंट आपको यहाँ पर आ रहा है, इस क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर आपके पास यहाँ पर कंस्ट्रक्टर एक आपका आ रहा है। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आपके पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आ रहा है दिस डॉट स्टेट करके। जैसे हम फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर अपने पास अलग अलग स्टेट्स हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं इस तरीके से। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इस फॉर्म वैलिड आ रहा है, तो मैं यहाँ पर दो वैल्यूज में यहाँ पर एक वैल्यू में यहाँ पर देता हूँ और यहाँ पर मैं एक फंक्शन देता हूँ। तो इसकी जैसे डिफॉल्ट वैल्यू हमने यहाँ पर फॉल्स सेट करी हुई है, आप यहाँ पर इसकी डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स सेट कर देते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर हम अपनी स्टेट अपडेट करते हैं। लेकिन जैसे कि ये हमारा क्लास बेस्ड कंपोनेंट है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो अपनी स्टेट हम अपडेट करते हैं वो हम करते हैं दिस डॉट स्टेट करके, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पर नीचे कहीं पे दिस डॉट अगर मुझे यहाँ पर नीचे कहीं पे इस स्टेट की वैल्यू अपडेट करनी है, तो उसके लिए यहाँ पर मेरे पास एक फंक्शन होता है दिस डॉट सेट स्टेट करके, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एक स्टेट है इस फॉर्म वैलिड की, ठीक है। अगर मुझे इस फॉर्म वैलिड अपडेट करना होगा तो उसको अपडेट करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर दिस डॉट सेट स्टेट करके मैं इसको कर देता हूँ ट्रू, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर अपनी स्टेट अपडेट करता हूँ। तो इसके अंदर सिर्फ यही आपका डिफरेंस होता है, और ऐसा जिसके अंदर कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर और फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर। लेकिन बेटर ये है कि आप फंक्शनल कंपोनेंट के ऊपर फोकस करें, क्योंकि फंक्शनल कंपोनेंट आपका ज्यादा इजी टू यूज होता है और ज्यादा स्केलेबल होता है, ठीक है।
अच्छा ये तो मैंने आपको फंक्शनल कंपोनेंट और क्लास बेस्ड कंपोनेंट का थोड़ा सा डिफरेंस मैंने आपको बताया। अच्छा, अब इसके अंदर आपके पास एक होता है हायर ऑर्डर कंपोनेंट। अच्छा, हायर ऑर्डर कंपोनेंट आपका क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर एक डैशबोर्ड आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। इस डैशबोर्ड के अंदर आपके पास, अगर आप इस डैशबोर्ड के ऊपर अगर आप गौर करें इसके लेआउट के ऊपर, तो इस डैशबोर्ड का जो आपका लेआउट है, मतलब ये जो आपका एडमिन पैनल है, इस एडमिन पैनल का जो आपका लेआउट है, उस लेआउट के अंदर आपके पास यहाँ पर एक हेडर आ रहा है, और आपके पास यहाँ पर एक साइड बार आ रही है, और उसके अलावा आपके पास यहाँ पर एक कंटेंट का एरिया आपके पास यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास आपका एडमिन पैनल का स्ट्रक्चर आपका बना हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आपके पास इस एडमिन पैनल के अंदर आपके पास ये सारे पेजेस आपके पास हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये सारे पेजेस अगर आपको बनाने हो तो आप कैसे बनाएंगे? ये सारे पेजेस बनाने के लिए सिंपल सा तरीका ये है, जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है। अच्छा, ये पेजेस बनाने का सिंपल सा तरीका ये है कि आप यहाँ पर अलग अलग आप अपने यहाँ पर पेजेस बनाते जाएं, और उन पेजेस का आप स्ट्रक्चर आप यहाँ पर बनाते जाएं। पहले आप हेडर डिफाइन कर दें, हेडर के बाद आप अपना साइड बार आप डिफाइन कर दें, फिर साइड बार के बाद आप अपना ये कंटेंट एरिया डिफाइन कर दें। और इसी तरीके से जैसे आपके पास यहाँ पर 50 पेजेस आपके पास यहाँ पर आ रहे हैं, तो 50 पेजेस के अंदर आपको वही सेम लेआउट आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। ठीक है। लेकिन अगर आप इसके अंदर हायर ऑर्डर कंपोनेंट अगर आप यूज करें, तो उसके अंदर आपका क्या होता है कि ये आपका पूरा एक लेआउट आपका एक मास्टर टेम्पलेट के अंदर आपका कन्वर्ट हो जाता है। मास्टर टेम्पलेट का मतलब ये है कि जितने भी आपके ये सारे पेजेस होते हैं, मतलब जितने भी आपके पास ये सारे कंपोनेंट्स होंगे, इन कंपोनेंट्स के इन कंपोनेंट्स के ऑन टॉप आपके पास एक हायर ऑर्डर कंपोनेंट आपका आ जाता है। उसके अंदर आप क्या करते हैं, उसके अंदर आप अपना पूरा लेआउट आप बनाते हैं, और आपका सिर्फ डिफरेंस उसके अंदर क्या होता है कि आपका जो आपका ये कंटेंट एरिया है, ये सिर्फ आपका चेंज हो जाता है आपके यूआरएल के हिसाब से। ठीक है। इसकी मैं एग्जांपल में आपको दे देता हूं। इसकी एग्जांपल सिंपल ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर इसकी एग्जांपल ये है कि मेरे पास यहाँ पर एक पेज बना हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक पेज बनाता हूँ अपने पास, और इस पेज का मैं नाम रख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक पेज बनाता हूँ प्रोडक्ट के नाम से, मतलब प्रोडक्ट की मैनेजमेंट में यहाँ पर बना रहा हूँ फॉर एग्जांपल, या फिर कैटेगरी के मैनेजमेंट में यहाँ पर बना रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब ये जो पेज मैं यहाँ पर बनाता हूँ, अच्छा अब ये जो पेज मैं यहाँ पर बनाता हूँ, इसका मैं नाम रख देता हूँ कैटेगरी फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इसका मैं नाम रख देता हूँ कैटेगरी। ठीक है। कैटेगरी के अंदर मैं यहाँ पर एक फाइल बना देता हूँ index.js। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक सिंपल एक कैटेगरी की मैंने एक फाइल बनाई, और इसके अंदर मैं यहाँ पर एक एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन कैटेगरी रिटर्न div मेन div, ये आपका आ गया हेडर, ये आपकी एक div आ गई। इस div के अंदर आपके पास यहाँ पर दो अलग अलग divs आ गई। एक आपका होगा साइड बार, साइड बार। ठीक है, और एक आपका होगा कंटेंट एरिया। ठीक है, और एक आपका यहाँ पर होगा फुटर। ओके, ये हमारा होगा ये हमारा होगा साइड बार। ये हमारा होगा हेडर, और ये हमारा होगा कंटेंट एरिया। ठीक है, और ये हमारा होगा फुटर। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर कैटेगरी के पेज पे जाता हूँ,
इसका नाम मैं कर देता हूँ क्रिएट फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मैं यहाँ पर कैटेगरी के पेज पे जाता हूँ और इसके अंदर आपके पास यहाँ पर हेडर, साइड बार, हेडर और फुटर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा मैं फिलहाल क्या करता हूँ कि अभी यहाँ पर इसका ऑलरेडी बना हुआ है टेम्पलेट, तो उसको मैं फिलहाल हटा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, मेरे यहाँ पर सिर्फ ये कंपोनेंट आ रहा है। ओके, मेरा यहाँ पर सिर्फ ये कंपोनेंट आ रहा है और इस कंपोनेंट के अंदर मेरे पास यहाँ पर आ रहा है एक, मेरे पास यहाँ पर एक फाइल आ रही है और इस फाइल के अंदर मेरे पास यहाँ पर कैटेगरी मेरी पूरी बनी हुई है। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर मैंने यहाँ पर क्या किया है, अगर मुझे यहाँ पर अपने पास, अगर मुझे यहाँ पर इस कंपोनेंट के अंदर अगर मुझे चेंजेस करनी है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे हायर ऑर्डर कंपोनेंट मुझे यहाँ पर ऐड करना है, हायर ऑर्डर कंपोनेंट ऐड करना है, या फिर इसको आप चिल्ड्रन कंपोनेंट भी आप कह सकते हैं, कि मैं आपको एक चिल्ड्रन कंपोनेंट के बारे में आपको एक्चुअली बता रहा हूँ अभी कि आप चिल्ड्रन कंपोनेंट आप किस तरीके से आप क्रिएट करते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अंदर आप क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर कैटेगरी के आप पेज पर आप यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर आपके पास कैटेगरी के, मतलब ये आपका लेआउट आपका कैटेगरी के पेज पर भी होगा, प्रोडक्ट के पेज पर भी होगा, और जितने भी आपके एडमिन पैनल के पेजेस हैं सबके ऊपर आपका यही लेआउट आपका चल रहा होता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो आपकी चीजें जो आपकी चेंज हो रही होती हैं वो आपकी चेंज हो रहा होता है आपका ये कंटेंट एरिया। ठीक है, ये वाला पार्ट आपका सिर्फ चेंज हो रहा होता है, मतलब इसके अंदर का जो पार्ट है आपका सिर्फ ये चेंज हो रहा होता है, बाकी साइड बार आपका सेम रहता है, आपका हेडर सेम रहता है और आपका फुटर भी आपका सेम रहता है। ठीक है, अच्छा इसके अंदर अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ इस एरिया को मुझे डायनेमिक करना है। इस एरिया को डायनेमिक करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पर एक मैं यहाँ पर एक अलग कंपोनेंट में यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ और इस कंपोनेंट का मैं नाम रख देता हूँ फॉर एग्जांपल, इस कंपोनेंट का मैं नाम रख देता हूँ फॉर एग्जांपल hoc.js। ठीक है, या फिर मैं इसका नाम रख देता हूँ कंटेंट एरिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको किया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन कंटेंट एरिया, और यहाँ पर मैंने इसको करवा दिया रिटर्न h1 कंटेंट एरिया। ठीक है, अच्छा और इस कंटेंट एरिया को मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ कंटेंट एरिया कंपोनेंट्स के अंदर मैंने बनाया। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कंटेंट एरिया, इसका मैं साइज थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए। ठीक है, ये मेरा एक कंटेंट एरिया आ रहा है, मतलब ये मेरा एक कंपोनेंट आ रहा है जिसको आप हायर ऑर्डर कंपोनेंट कह सकते हैं। अच्छा अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस पूरे टेम्पलेट को मुझे इस कंटेंट एरिया के अंदर अगर मुझे यूज करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल यहाँ पर इस पूरे मेन को मैं मूव कर दूंगा अपने पास कंटेंट एरिया के पेज के कंपोनेंट के अंदर जो मेरा हायर ऑर्डर कंपोनेंट है। ठीक है, अच्छा अब ये वाला जो पार्ट है मेरा, ये पूरा पार्ट मेरा यहाँ पर आ रहा है कंटेंट एरिया के कंपोनेंट के अंदर से। ठीक है, ठीक है, अब ये जो पूरा पार्ट मेरा यहाँ पर आ रहा है ये मेरा आ रहा है कंटेंट एरिया के कंपोनेंट के अंदर से। ओके, अच्छा अब इसके अंदर अगर मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे इस कंटेंट एरिया के अंदर कुछ चीजें चेंज करनी है, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर कंटेंट एरिया के बजाय मुझे यहाँ पर कैटेगरी की लिस्ट मुझे यहाँ पर चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर कंटेंट एरिया को क्लोजिंग और ओपनिंग टैग के तौर के ऊपर मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर कंटेंट एरिया के अंदर मुझे यहाँ पर लिस्ट करवानी है अपनी कैटेगरीज, फॉर एग्जांपल कैटेगरीज लिस्ट करवानी है या फिर मुझे कोई फॉर्म यहाँ पर प्रिंट करवाना है। ठीक है, फॉर्म भी मैं वैसे यहाँ पर प्रिंट करवा सकता हूँ।
अच्छा, तो अभी अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो ये फॉर्म हमारा यहाँ पर इस पेज के ऊपर नहीं आ रहा। वो क्यों नहीं आ रहा है? वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने इस फॉर्म को हमने दिया है इस कंटेंट एरिया के कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। लेकिन इसके जो अंदर वाला पार्ट है, ये पार्ट तो हमने यहाँ पर डिस्प्ले नहीं करवाया अभी। अभी हमने यहाँ पर सिर्फ हार्ड कोडेड डेटा हमने यहाँ पर रखा हुआ है। अच्छा, इस वाले पार्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए मेरे पास यहाँ पर एक बिल्टन, एक प्रॉप्स के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रॉप्स गेट कर लेता हूँ, और इसके बाद ये जो कंटेंट मेरे पास यहाँ पर आ रहा है, इसके अंदर मैं यहाँ पर गेट कर लेता हूँ प्रॉप्स डॉट, एक मेरे पास यहाँ पर प्रॉपर्टी होती है चिल्ड्रन के नाम से, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ये सारा डेटा आपके पास यहाँ पर आ रहा है, जो भी डेटा मैंने यहाँ पर अपने इस कैटेगरी के कंपोनेंट के अंदर मैंने यहाँ पर डिस्प्ले किया है, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे पास काफी अलग अलग किस्म का डेटा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक ओपन करता हूँ सिमेंटिक यूआई रिएक्ट, इसके अंदर मैं चला जाता हूँ फॉर्म के अंदर, ठीक है। फॉर्म के अंदर मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ रहा है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और कॉपी करके मैं एज इट इज यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और ये फॉर्म को मैं इंपोर्ट करवा देता हूँ। ये मैं आपको अभी इसके बारे में बताता हूँ, मैं लाइब्रेरीज के बारे में आज के सेशन के अंदर ही बताऊंगा मैं, ठीक है। अच्छा, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइब्रेरीज मैं आपको आज के सेशन के अंदर बताऊंगा, तो जस्ट थोड़ा सा सब्र करिएगा। मैं थोड़ी देर में आपको लाइब्रेरीज के बारे में बताता हूँ, ठीक है। और बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी ज़बरदस्त लाइब्रेरीज हैं। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर हेडर, साइड बार, और जो भी आपका लेआउट यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, वो लेआउट हमने क्रिएट किया है यहाँ पर अपने हायर ऑर्डर कंपोनेंट की मदद से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर क्रिएट के अंदर, अगर मैं यहाँ पर एक फाइल और बनाता हूँ और इस फाइल को मैं नाम दे देता हूँ लिस्ट, ठीक है। अच्छा, तो इसके अंदर मेरे पास यहाँ पर क्या है, अब मैं यहाँ पर इसके लिस्ट यहाँ पर प्रिंट करवा देता हूँ। कैटेगरी 1, ठीक है। अच्छा, ये मैंने लिस्ट यहाँ पर प्रिंट करवा दी। अब अगर मैं यहाँ पर लिस्ट की फाइल के ऊपर जाता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ लिस्ट, तो अब आपको यहाँ पर लिस्ट नजर आ रही है। तो इसके अंदर अभी क्या हुआ है कि जो हमारा हेडर, साइड बार और फुटर है, ये चीजें तो हमारी सेम रही हैं, सिर्फ हमारा ये बीच का एरिया हमारा चेंज हो गया है। मैं इसको थोड़ा सा आपको बनाकर भी दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर एक CSS की फाइल एक यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है। ये एक मैंने CSS की फाइल यहाँ पर बनाई है। इसके अंदर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं इसको यहाँ पर इंपोर्ट करवा देता हूँ, ठीक है। इसको मैं .scss कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको बता देता हूँ कि ये जो div है मेरी, सॉरी मैंने ये गलत जगह पे इंपोर्ट करवा दिया है, मुझे इंपोर्ट करवाना है इसको कंटेंट एरिया के अंदर, ठीक है। ठीक है, इसका मैंने यहाँ पर कंटेंट एरिया के अंदर मैंने इंपोर्ट करवा दिया। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर बता देता हूँ क्लास नेम s.main, और मेन में यहाँ पर बता देता हूँ सिंपल मेन, बॉर्डर सॉलिड, सिर्फ चेक करने के लिए रेड, ठीक है। रेड कलर का बॉर्डर आपको नजर आ रहा है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर अलग अलग क्लासेस में अप्लाई कर देता हूँ। जो मैंने क्लासेस यहाँ पर अप्लाई करी हुई है, इनको मैं मॉड्यूल्स के अंदर से मैं अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। ओके। अच्छा, मैं इसको यहाँ से पे थोड़ा सा इसका लेआउट में रेडी कर देता हूँ। क्लास नेम,
ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, और जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर जब आप काम करते हैं तो उसके अंदर आपको ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैंने बताया हेडर, साइड बार, कंटेंट एरिया, और यहाँ पर मैं इसको बता देता हूँ एस डॉट कंटेंट एरिया रैप, ठीक है। हेडर की मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड, ठीक है। हेडर का बैकग्राउंड आपको नजर आ रहा है। कंटेंट एरिया रैप जो मैंने यहाँ पर बनाया है, इसके अंदर मेरा साइड बार और कंटेंट एरिया है। इसके अंदर इसको मैं दे देता हूँ डिस्प्ले फ्लैग्स, अलाइन आइटम्स, सेंटर, ठीक है। साइड बार को मैं दे देता हूँ, साइड बार और कंटेंट एरिया को मैं दे देता हूँ हाइट, साइड बार को मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में आपको समझाने के लिए फिलहाल कोई भी एक ऐसा बैकग्राउंड देता हूँ जो कि आपको नजर आ जाए सही से, ओके। अच्छा, साइड बार को मैंने बैकग्राउंड दिया है, लेकिन बैकग्राउंड आया नहीं है। क्यों नहीं आया भाई बैकग्राउंड, इसको चेक कर लेते हैं बैकग्राउंड क्यों नहीं आया। साइड बार, साइड बार के ऊपर हमने क्लास भी दी हुई है, ठीक है। कंटेंट एरिया रैप और साइड बार, यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि साइड बार के अंदर बैकग्राउंड क्यों नहीं आया है। अच्छा, यहाँ पर तो आ गया, बट आई थिंक यहाँ पर हमारे साथ कुछ मिस्टेक हो रही है, ठीक है। अब आ गया इसके अंदर बैकग्राउंड। इसके अंदर मैंने इसको बताई हाइट 100 VH, सही है। साइड बार की मैंने थोड़ी सी विड्थ दे देता हूँ 280 पिक्सल, ठीक है। ये मेरा साइड बार आ रहा है, और ये मेरा कंटेंट एरिया आ रहा है, और ये मेरा हेडर आ रहा है। हेडर की मैं थोड़ी सी हाइट अप्लाई कर देता हूँ हेडर के ऊपर, ठीक है। अभी अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो हमारा लेआउट है, वो लेआउट हमारा सिर्फ एक फाइल से मैनेज हो रहा है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर दो अलग अलग फाइल्स हैं, एक है हमारे पास क्रिएट की और एक फाइल है हमारे पास लिस्ट की, ठीक है। ये दो अलग अलग फाइल्स हैं हमारे पास, और इन दोनों फाइल्स के अंदर जो हमारा लेआउट है, वो हमारा जो लेआउट मैनेज हो रहा है, वो हमारा सिर्फ एक कंटेंट एरिया की फाइल से मैनेज हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पर साइड बार को अगर मुझे चेंज करना है, मुझे यहाँ पर इसका लेआउट अगर मुझे चेंज करना है, तो अगर फॉर एग्जांपल मेरे ऐसी एप्लीकेशन है जिसके अंदर मेरे 100+ पेजेस हैं, ठीक है। अब उन पेजेस के अंदर मुझे हर पेज के अंदर जाके मुझे लेआउट को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक हायर ऑर्डर कंपोनेंट में बना के, और उस कंपोनेंट को यूज करते हुए मैं उन सारे फाइल्स को, मैं उन कंपोनेंट को यूज करते हुए मैं क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो क्रिएट जब मैं करूंगा तो उससे ये होगा कि जब मैं मुझे अपनी एप्लीकेशन के अंदर ग्लोबली चेंज करना पड़ेगा, तो मैं बहुत ईजिली उन चेंजेस को मैं अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। इसके अंदर अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो उसके बारे में पूछ लें। अच्छा, अब इसके अंदर समटाइम्स आपके पास, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके पास ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर हेडिंग अप्लाई करनी है। हेडिंग यहाँ पर अगर मैं कंटेंट एरिया के अंदर अगर मुझे यहाँ पर हेडिंग अप्लाई करनी है, फॉर एग्जांपल मैं अभी डैशबोर्ड पर हूँ तो मुझे डैशबोर्ड हेडिंग चाहिए, और अगर मैं कैटेगरी के पेज पर हूँ तो मुझे हेडिंग कैटेगरी चाहिए। तो वो अप्लाई करने के लिए मैं क्या करूँगा, अभी अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो यहाँ पर मैं, मतलब अगर मैं लिस्ट पेज पर हूँ तो मुझे लिस्ट चाहिए, और अगर मैं क्रिएट पेज पर हूँ तो मुझे क्रिएट चाहिए हेडिंग। यहाँ पर जैसे लिस्ट आपको नजर आ रही है हेडिंग, अगर मैं क्रिएट पे जाऊंगा तो तब भी आपको लिस्ट ही नजर आ रही है, मतलब लिस्ट में आपको लिस्ट नजर आ रही है, और क्रिएट पे जाऊंगा तब भी आपको लिस्ट की हेडिंग नजर आ रही है। तो इसको डायनेमिक करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी एक चीज बताई हुई है, वो है प्रॉप्स। प्रॉप्स को आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर दे देते हैं एक प्रॉप हेडिंग, और इस हेडिंग के अंदर आप यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिस्ट की फाइल है मेरी, मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ लिस्ट,
और इसी तरीके से जो मेरी क्रिएट की फाइल है उसके अंदर मैं प्रॉप डिफाइन कर देता हूँ क्रिएट, प्रॉप की वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ हेडिंग की क्रिएट, ठीक है। और यहाँ पर बजाय इसके कि मैं कंटेंट एरिया के पेज के अंदर मैं इस हेडिंग को यहाँ पर हार्ड कोड करूँ, इसको मैं यहाँ पर प्रॉप से हेडिंग निकाल के मैं यहाँ पर प्रिंट करवा देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि जो मेरी ये हेडिंग है वो मेरी डायनेमिकली हर पेज के ऊपर अलग हेडिंग में अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर हेडिंग को अपने डिफरेंट हेडिंग को भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ। इसी तरीके से आप यहाँ पर कोई भी प्रॉप्स को आप यहाँ पर पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी एप्लीकेशन के अंदर कोई ब्रेड क्रम्स हैं, ठीक है, ब्रेड क्रम्स के अलावा कोई और आपके पास सेपरेट यूआरएल्स वगैरह हैं तो वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कोई डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस हैं वो आप यहाँ से पास कर सकते हैं अपने पास प्रॉप के जरिए, ठीक है। अच्छा, और इसके अंदर जो आपके पास ये जो मैंने यहाँ पर कॉल किया है इसको मैं यहाँ पर जो मैंने प्रिंट करवाया है वो मैंने डॉट चिल्ड्रन करके प्रिंट करवाया है, ठीक है। तो चिल्ड्रन हमारी डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है जो कि किसी भी स्पेसिफिक टैग के अंदर की जो का जो हमारा कोड है उसको गेट करने के लिए हम यहाँ पर चिल्ड्रन को यूज करते हैं प्रॉप्स के जरिए, ठीक है। ओके कोई क्वेश्चन आप में से किसी का? ऑल क्लियर? ओके, नाइस। अच्छा, इसके अलावा अच्छा, इसके अलावा मैं आपको आज कुछ अलग अलग रिएक्ट जेएस की कुछ दो लाइब्रेरीज के बारे में आपको बताता हूँ जो कि बहुत ही अच्छी लाइब्रेरीज हैं, जो कि पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। दो तीन लाइब्रेरीज हैं, ठीक है, जिनके अंदर सबसे टॉप के ऊपर जो दो लाइब्रेरीज हैं उसके अंदर जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो ये है कि आपके पास यहाँ पर एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है मेंटेन, ठीक है। तो मेंटेन जो आपकी लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये मेंटेन की लाइब्रेरी। और ये अभी रिसेंटली मैंने ये लाइब्रेरी जो है ये मैंने सर्च करके मैंने निकाली है। तो इस लाइब्रेरी के अंदर एक्चुअली क्या अच्छी चीज़ है, आप यूजुअली जो आप प्रोफेशनली जो आप प्लेटफॉर्म्स वगैरह यूज़ करते हैं उनके अंदर आप देखते होंगे इस तरह के कंपोनेंट्स आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको नजर आते होंगे, ठीक है। तो वो कंपोनेंट्स आपके क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल आप जब इस लाइब्रेरी को देखते हैं तो आपके पास यहाँ पर अलग अलग कंपोनेंट्स आपके होते हैं जो कि आपको ये लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है। अब इन कंपोनेंट्स के अंदर आपके पास यहाँ पर टेक्स्ट इनपुट भी आ रहा है, आपके पास पासवर्ड इनपुट भी आ रहा है, ठीक है। पासवर्ड इनपुट के अंदर आपके पास यहाँ पर आपके पास पूरी फंक्शनैलिटी आपके पास यहाँ पर आ रही होती है, ठीक है। इसके अंदर आपके पास कस्टम सेलेक्ट का भी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर आ रहा है। तो ये लाइब्रेरीज को आप यूज करते हैं तो आप इसको बहुत आसान तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से आप इन लाइब्रेरीज को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी आप प्रॉपर हर लाइब्रेरी के अंदर आपकी एक डॉक्यूमेंटेशन इसकी होती है और उस डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से आप अपनी लाइब्रेरी के यूजेज को आप कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर आपके पास यहाँ पर सारी चीज़ आपको यहाँ पर दी हुई होती हैं जो कि आपके फॉर एग्जांपल अगर मैं बैकएंड बना रहा हूँ तो बैकएंड के अंदर मुझे इन्हीं सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसके अलावा डेट पिकर्स हमारे पास यहाँ पर होते हैं। डेट पिकर्स के अंदर भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन हैं इस लाइब्रेरी के अंदर जो कि मुझे बहुत पसंद आई ये चीज़। डेट पिकर के अंदर इसके अंदर अगर आप यहाँ पर रेंज डेट को अगर आप देखें तो रेंज डेट के भी काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं और इसको कस्टमाइज करने का भी बड़ा आसान तरीका है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर इसके अंदर अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आपके पास ये डैशबोर्ड नजर आ रहा है। इस डैशबोर्ड के अंदर अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये लाइब्रेरी मैंने यहाँ पर लगाई है जो कि बहुत आसान तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर कुछ ओवरलेज नेविगेशन भी आपके पास यहाँ पर आते हैं जिनके अंदर आपके पास ये टैब्स आ रहे होते हैं, मॉडल आपके पास आ रहा होता है, ड्रॉअर आपके पास आ रहा होता है, पॉप ओवर है, रिवील ऑन ओवर है, ठीक है। इस तरीके के आपके पास अलग अलग काफी सारे कंपोनेंट्स आपके पास होते हैं और ये लाइब्रेरी क्लेम करती है कि इसके पास 100+ कंपोनेंट्स है, ठीक है। अब 100+ कंपोनेंट्स का मतलब ये है कि आपको तकरीबन हर वो चीज़ मिल जाएगी जिसकी आपको ज़रूरत होती है किसी भी बैकएंड को बनाने के लिए या किसी भी फ्रंट एंड को बेहतर बनाने